हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। आज की क्लास में भी उसको करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लासेस में बात करी थी वायुमंडलीय अपवर्तन के ऊपर। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है हमको सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं कि जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है, या फिर उसे हम कम सघन कह सकते हैं। ठीक है, और गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु जो है उसकी जगह ले लेती है नीचे आकर, है ना। इसके बाद अपवर्तनांक जो होगा वो भी परिवर्तित होगा। गर्म वायु का अपवर्तनांक थोड़ा कम रहेगा, ठंडी वायु का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा रहेगा। वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर न होने के कारण वायु के वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक उस तरीके से जैसे हमको तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है। तारा टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि तारे से हमारी आंखों में आने वाला जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं, वो बीच के माध्यम यानी कि वायु से होकर आता है। और वायु जो है वो कहीं पर गर्म है, कहीं पर ठंडी है ना, यानी कि उसका अपवर्तनांक जो है कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। इस वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है? वस्तु की आभासी स्थिति जो हमको दिख रही है वो परिवर्तित होते रहती है। इसी वजह से तारा हमको टिमटिमाते हुए दिखता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है तारे से हमारी आंख में आने वाला प्रकाश अधिक और कभी कम हो जाता है। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसीलिए हमें तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर बात करें, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट भी यही है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ पाए होंगे। आज की क्लास में हम कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम करेंगे रिवाइज। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और ये आपका जो बुक का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, अपवर्तन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हमने फिर देखा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा? सबसे पहले हमने प्रिज्म की डेफिनेशन ही देखी। प्रिज्म क्या है? 2 त्रिभुजाकार आधार इसमें होते हैं और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ, यानी कि 3 इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। देखिए, एक ये वाला, एक इसके बाहर वाला और एक जमीन वाला, 3 हो गए। और एक इसमें ट्रायंगुलर इधर की तरफ से, एक इसमें इधर की तरफ से, 5 हो गए टोटल। ठीक है, तो 2 इसमें रेक्टेंगुलर है, 2 इसमें ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है, और 3 इसमें आयताकार है यानी कि रेक्टेंगुलर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ऐसा एक अरेंजमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। अब ये जो सामने वाला फेस है उसका ये वाला एंगल अगर मैं देखूं, ये वाला, तो इसको मैं कहता हूं प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म एंगल। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं प्रिज्म एंगल। प्रिज्म से अगर प्रिज्म के ऊपर कोई किरण इस तरीके से गिरती है, प्रिज्म के ऊपर कोई किरण इस तरीके से गिरती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर माध्यमों में परिवर्तन होने के कारण, माध्यमों में परिवर्तन यानी कि इस लाइन से पहले जो मीडियम है वो है एयर यानी कि वायु, और इसके बाद जो मीडियम है वो है कांच। ठीक है, हमने देखा है जब भी जो प्रकाश किरण होगी, लाइट रे होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अपना रास्ता छोड़ करके मुड़ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ये जो प्रकाश किरण है ये जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधा, पर क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है तो ये मुड़ गई है इस तरीके से। ठीक है, अब वापस ये जिस पॉइंट पर ये गिरी थी सरफेस पर, वहां पर हमने एक अभिलंब खींचा है। ठीक है, और उसके बाद ये चलते 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 आगे जो है इस पॉइंट तक पहुंची। अभी ये जो है कांच के अंदर ही है, यानी कि अभी तक माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ से होगा क्या? यहाँ से आगे इस किरण को बाहर आना होगा। ठीक है, इस रे को बाहर आना होगा, और बाहर का जो माध्यम है फिर से वायु है, तो कांच से फिर वायु में आएगी प्रकाश किरण। अब कांच से वायु में आने पर फिर से माध्यम चेंज, फिर से अपवर्तन, फिर से रिफ्रैक्शन, और अब की बार ये फिर से मुड़ जाएगी। तो एक बार ये फिर से मुड़ गई, जिस पॉइंट पर ये मुड़ी है वहां पर हमने क्या कर दिया? फिर से एक क्या खींच दिया? एक हमने अभिलंब खींच दिया, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस खींच दिया। ये कहानी अगर आपको समझ में आई होगी तो जरा आप ध्यान से देखना। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई थी, यानी कि आपतित हुई थी इस सरफेस पर, इस सतह पर, उसका अभिलंब के साथ जो एंगल बनेगा, आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी दूसरी साइड ये जो अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है ये हो गया हमारा
अपवर्तन का कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। उसके बाद जब ये किरण बाहर निकलती है तो ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, जो कोण बनाती है, वो है निर्गत कोण, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपवर्तित जो निर्गत कोण है, निर्गत किरण है, जब हम इसको मिलाते हैं आपतित किरण के साथ, ये रही आपतित किरण, ये रही निर्गत किरण, जब हम इनको मिलाते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है हम उसको बोलते हैं विचलन कोण। आई होप यहाँ तक की बातें आपको जो है समझ में आई होंगी। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर एक प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट डाली जाए, श्वेत प्रकाश डाला जाए तो क्या होता है उसके साथ। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कौन सा कोण आपतन का कोण होता है, कौन सा रिफ्रैक्शन एंगल होता है, कौन सा निर्गत कोण, कौन सा विचलन कोण, ये सारी बातें हमको समझ में यहाँ तक आ चुकी हैं। अब इससे आगे बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फिनोमेनास के ऊपर। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता है, ये विचलन कोण हमने समझ लिया है। विचलन कोण को हमने समझ लिया। विचलन कोण होगा निर्गत किरण और आपतित किरण की दिशा से बनाया गया कोण, ठीक है। ये चीजें हम समझ गए हैं। इसके बाद अगर बात करें तो हम देखते हैं विक्षेपण को। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्पर्जन क्या होगा, जब किसी कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो यह अपने अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया में ही विक्षेपण होता है। श्वेत प्रकाश किस किस रंग में टूटता है, अपने 7 वर्णों में विभक्त होता है। ये 7 वर्ण जो है क्रम अनुसार है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम इन सारे कलर्स का जो इंग्लिश नाम है उनके आगे के फर्स्ट लेक्चर लें, मतलब वायलेट फर्स्ट लेटर्स लें। वायलेट से वी, इंडिगो से आई, ब्लू से बी, ग्रीन से जी, येलो से वाई, ऑरेंज से ओ और रेड से आर। तो हमें एक पैटर्न मिलेगा जिसको हम कहेंगे VIBGYOR, विबग्योर। ये विबग्योर एक क्रम है। ये क्रम हम इस क्रम से याद रख सकते हैं इन कलरों को। अगर हमें विबग्योर याद है तो हम बता सकते हैं वी का मतलब वायलेट है, वायलेट मतलब बैगनी, आई मतलब जामुनी, आई मतलब इंडिगो मतलब जामुनी, इस तरीके से, है ना। तो विबग्योर जो है ये याद रखना है आपको। विबग्योर से आपको पता लगेगा वी का मतलब क्या है, आई का मतलब, बी का मतलब, जी का मतलब, वाई का मतलब, ओ का मतलब, आर का मतलब, और साथ के साथ रंग आपको याद हो जाएंगे। उनका ऑर्डर याद करना जरूरी है, रंगों को याद करना जरूरी है और उनका ऑर्डर भी याद करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बैगनी के बाद नीला बोल दो या हरा बोल दो, नहीं। बैगनी के बाद जामुनी आएगा, जामुनी के बाद नीला आएगा, नीला के बाद हरा आएगा, हरा के बाद पीला आएगा, पीला के बाद नारंगी आएगा, नारंगी के बाद लाल आएगा। ये ऑर्डर होगा, ये क्रम होगा, यही क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। तो होता क्या है, जब किसी कांच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो हमको ये रंग निकलते हुए दिखते हैं। अब इसको समझो, सीधी सी घटना विक्षेपण। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ किस तरीके से ये घटना होती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। ये सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित, विक्षेपित, आंतरिक परावर्तित करने के पश्चात पुनः अपवर्तित करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पॉइंट है ये जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। प्रकाश के विक्षेपण की घटना तो ये है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन भी यहाँ पर होता है और प्रकाश का आंतरिक परावर्तन भी यहाँ पर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आपको लिखवाए इंद्रधनुष के बनने के, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे और इसको जरूर लिखना है, ठीक है। जो ये पॉइंट है कि प्रकाश को अपवर्तित, विक्षेपित, आंतरिक परावर्तित करने के पश्चात पुनः अपवर्तित करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जब हम इंद्रधनुष कब देख पाएंगे, जब सूरज हमारे पीठ की ओर हो तो हमें अपने आंखों के सामने जो है इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। तो ये जो चारों पॉइंट यहाँ पर लिखे गए ये सारे इंपॉर्टेंट है इंद्रधनुष के बनना के केस में। कब बनेगा, वर्षा के पश्चात बनेगा। कैसे बनेगा, जल के सूक्ष्म कणों से जब सूर्य का श्वेत प्रकाश होकर गुजरेगा तो वो क्या कर लेगा, वो उसको 7 वर्णों में तोड़ देगा, जो प्रकाश के अवयवी 7 वर्ण है और जो हमने अभी याद करे थे VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमको यही तो रंग दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में, है ना। तो ये किस वजह से होता है, जैसा हमने अभी पढ़ा था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, उसी तरीके से काम होता है, ठीक है। बट ध्यान ये रखना
कि हमको यहाँ पर इंद्रधनुष के देखने के लिए विक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। बूंद के अंदर जो पानी की बूंद होती है उसके अंदर क्या है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है, सनलाइट का, ठीक है, डिस्पर्जन भी होता है और इंटरनल रिफ्रैक्शन भी होता है। ये बात भी ध्यान, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तित होता है, विक्षेपित होता है, आंतरिक परावर्तित करने के बाद पुनः अपवर्तित होता है, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ फिर उसके बाद बूंद के अंदर गई। अभी मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ किस तरीके से काम हो रहा है। चलिए, यहाँ तक बातें समझ में आई आपको, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन को हमने देखा। अब यहाँ पर 2 चीजें समझते हैं। एक तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ किस तरीके से स्पेक्ट्रम बनता है और उसके बाद ये इंद्रधनुष किस तरीके से बनता है। चलिए, देखिए कुछ इस तरीके की घटना होती है। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है और ये प्रिज्म से आई इधर से व्हाइट लाइट, प्रिज्म के इधर से आई व्हाइट लाइट। तो आपको थोड़ा सा व्हाइट लाइट दिखाने के लिए इसको ब्लैक करना पड़ेगा। तो इधर से आई व्हाइट लाइट, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। अब इधर से आई व्हाइट लाइट, सूर्य का प्रकाश, ये देखिए ऐसे, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया और उसके बाद क्या होगा, इसका इसका होगा सबसे पहले रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, इस तरीके से जाएगा, है ना, और उसके बाद ये अपने 7 कलरों में टूट जाएगा। इसके 7 पार्ट्स कौन कौन से होंगे तो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर दिखेगा हमें रेड, इस तरीके से 7 कलर्स होंगे। इनको अरेंज करना है हमको यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको दिख, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। ये क्या हमारा, ये हमारा वेव है, ठीक है, ये हमारा क्या वेव है। तो इसमें जो 7 कलर्स होते हैं ये क्या होंगे, हमको अलग अलग कलर में देखने को मिलेंगे। सातों जो रेज हैं वो हमको क्या देखने को मिलेंगी, अलग अलग कलर की। सबसे ऊपर रहता है हमारा रेड, सबसे नीचे रहता है ब्लू, ठीक है, और
फिर उसके बाद वॉयलेट था, फिर सॉरी इसको वॉयलेट करेंगे, ये होगा वॉयलेट, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये भी होगा इंडिगो, ठीक है, मैं सेम कलर कर रहा हूँ बट ये इंडिगो होगा। और यहाँ पर आ जाएगा ब्लू, देन आ जाएगा ग्रीन, देन आ जाएगा येलो, देन आ जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज एंड देन लास्ट में आ गया रेड। तो इस तरीके की कहानी होती है कुछ इस तरीके से, हमको 7 अलग अलग कलर का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब सन से व्हाइट लाइट का सॉरी जो जल की बूंदें होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे जब व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है तो वहाँ भी हमको इंद्रधनुष में यही 5 कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर रहेगा रेड और सबसे नीचे रहेगा हमारा वायलेट। चलिए, तो देखिए रेनबो में भी यही काम किस तरीके से होता है, अब इसको रिजेंबल करके देखेंगे किसके साथ, रेनबो वाले केस के साथ, ठीक है। तो रेनबो में देखते हैं किस तरीके से होता है सेम चीज। देखिए रेनबो में होता क्या है, ये हमारी वाटर की ड्रॉप है, ये जो है पानी की बूंद है, ठीक है। इस तरीके की पानी की बूंद होती है। अब पानी की बूंद जो होंगी काफी सारी होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। पानी की बूंद क्या होंगी, बारिश के बाद जो है काफी सारी, मैंने क्या बताया था, जो बूंदें होती है, जो ड्रॉप्स होती हैं, वो क्या रहती हैं, वो हल्की रहती है ना। और हल्की रहने के कारण क्या होती है, वो हल्की रहने के कारण वो क्या रहती है, वायुमंडल में ही अटक जाती है ना। वायुमंडल में अटक जाने के कारण क्या होती है, वो क्या, उनसे जब श्वेत प्रकाश होकर गुजरता है किसका, सन का, तो ये इधर से आया श्वेत प्रकाश, देखो ये किसी तरीके से, और इससे गुजरने के बाद इसका क्या हो गया, इससे गुजरने के बाद इसका हो गया इस तरीके से हाईलाइट सपोज, ठीक है। तो एक बार तो रिफ्रैक्शन होगा, एक बार क्या होगा, एक बार होगा रिफ्रैक्शन, देखो किस तरीके से होगा, जाना इसको कैसे चाहिए था सीधा, पर ये क्या होगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, है ना। एक बार हुआ रिफ्रैक्शन और उसके बाद दोबारा इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आंतरिक परावर्तन की हम बात कर रहे थे, ऐसे, और फिर यहाँ से एक बार और रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से। तो ये चीज मैं बात कर रहा हूँ, हो क्या रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से समझिए, मैं तीनों रेस को जो है अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखने की कोशिश करना, आप समझने की कोशिश करना। ये देखिए, ये सबसे पहले हुआ अपवर्तन, फिर उसके बाद हुआ यहाँ पर विक्षेपण, जो 7 रंग टूटेंगे, है ना, 7 रंग में जो बनेगा वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर हुआ ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन, मतलब यहाँ से ऐसे नहीं गया, यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। तो अंदर जो बूंद के अंदर भी परावर्तन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, ऐसे मुड़ के ऐसे आ गई, देखो ऐसे मुड़ के ऐसे आ गई, ऐसे गई और ऐसे आ गई, है ना। तो ये परावर्तन होता है, और ये कहाँ हो रहा है, बूंद के अंदर, तो इसको क्या कहेंगे, आंतरिक परावर्तन। तो ये हो गया आंतरिक परावर्तन, इंटरनल रिफ्रैक्शन, और फाइनली क्या हुआ, इसके बाद ये वापस से बाहर आ गई, लेकिन इस बार फिर से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया हुई इस बूंद के अंदर। तो फाइनली हमको जो यहाँ पर कलर दिखेंगे ना, वो 7 कलर होंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको भी बताए थे दीपज्योर वाले। और यही एक बूंद में काम हो रहा है, ऐसी हजारों बूंद जो है, लाखों बूंद जो है एटमोसफेयर में रहती है बारिश के बाद, ठीक है। तो उससे हमको एक साथ जो है ये घटना देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमको इंद्रधनुष देखने को मिलता है, इंद्रधनुष। बात समझ में आई। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है, कुछ इस तरीके से काम होता है। इसको आप जो है थोड़ा सा
समझने की कोशिश करेंगे, रिजेंबल करने की कोशिश करेंगे। किससे? जैसे प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, वैसे ही आप देखेंगे कि बूंद से लाइट का रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन प्लस इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आई? तो प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट बात आपने सीखी। ठीक है, इसे जरूर याद रखेंगे, ये पैटर्न जरूर याद रखें। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न होता है और यही कलर हमको जो है इंद्रधनुष में देखने को मिलता है। सतरंगी कलर इसे बोलते हैं, क्योंकि ये 7 रंग है प्रकाश के 7 वर्णों से मिलकर बने हुए। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें अब तक बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप घर से इनको एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।